नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। आज है दोस्तों 14 जून 2023। आपका एग्ज़ाम एसएससीएमटी का शुरू हो चुका है 13 जून से सेकंड फेज़ का। तो हम बात करने वाले हैं 14 जून के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय मिलते रहेंगे एग्ज़ाम के एनालिसिस के। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, क्रिकेट एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था और विजेता इसका कौन था? तो ये इसमें कन्फ्यूजन है कि महिलाओं का पूछा था कि पुरुष का पूछा था। तो हम दोनों की बात कर लेते हैं। तो पुरुषों का क्रिकेट विश्व कप 2022 है एशिया कप, वो यूएई में खेला गया था। उसकी विजेता टीम थी श्रीलंका और उप विजेता थी वो पाकिस्तान थी। पुरुषों में अब तक कुल एशिया कप के 14 संस्करण हुए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा भारत ने 7 बार जीते हैं। 84, 88, 90, 92, 95, 10, 16, 18 खिताब नाम किया है। और श्रीलंका टीम ने अब तक 6 बार जीते हैं। 86, 97, 4, 8, 14 और 22 में। महिलाओं का एशिया कप है वो जो भारत ने जीता था। दोनों में से एक प्रश्न पूछा था, तो आप दोनों ही पढ़ लीजिए, दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन पूछा था, टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल किसने जीता था? तो सिल्वर मेडल है वो मीनाबाई चानू ने जीता था। टोक्यो ओलंपिक से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उसमें बात करें तो मीनाबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग के रजत पदक के साथ टोक्यो 2020 से भारत को पहला पदक दिलाया था। वहीं नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक हासिल किया था। उन्हें नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। 2020 के टोक्यो ओलंपिक पे सवाल पूछ रहे हैं, तो आप इस पे डिटेल में और जानें। तो मीराबाई चानू है, उन्होंने सिल्वर पदक जीता था, जिसमें 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में उनका संबंध था। ये उनका लवलीना बोर्गेन, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, वो बॉक्सिंग से संबंधित थी। पीवी संधू है वो बैडमिंटन से संबंधित थी, उन्होंने ब्रॉन्ज जीता। रवि दहिया है वो सिल्वर जीता, वो फ्री स्टाइल को यानी कुश्ती से संबंधित थे 57 किलोग्राम के। भारतीय हॉकी ने जीता था एक मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, जिसमें हॉकी से संबंधित थी। अगला था बजरंग पूनिया, उन्होंने ब्रॉन्ज जीता 65 किलोग्राम रेसलिंग में। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता जेवलिंग थ्रो में। तो कुल मिलाकर टोक्यो ओलंपिक में भारत में 7 पदक जीते थे अपने नाम के 7 पदक। इनका आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य भारत में कौन सा है? तो वो है हरियाणा। और बात करें तो वर्तमान में भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, जहां पर लिंगानुपात केवल 879 है। जबकि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, उसका 1084 लिंगानुपात उसका है। अगला क्वेश्चन आगे बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात वाला संघ शासित राज्य दमन और दीव है, जिसका लिंगानुपात 618 है मात्र। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी है, जिसका लिंगानुपात 1038 है। तो अभी केंद्र शासित प्रदेश से ही आपको पूछ सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश है जिसका लिंगानुपात सबसे कम हो जाता किसका है। कल पूछा गया था कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी? तो आप 2011 की जनगणना का क्वेश्चन आप जितने भी प्रश्न है वो 2011 की जनगणना जरूर पढ़ के जाएँ आप। इससे प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, प्रत्येक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये भी आपके लिए मोस्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गुरु विपिन सिंह का संबंध किससे है? तो गुरु विपिन सिंह का संबंध है वो मणिपुरी नृत्य से संबंधित है वो। और बात करें तो गुरु विपिन सिंह मणिपुरी नृत्य के निर्देशक, कोरियोग्राफर और शिक्षक थे। एक पारंपरिक चिकित्सक के बेटे और एक गायक सिंह ने मणिपुर नृत्य पर ध्यान केंद्रित करने से पहले विशेष रूप से गुरु अनुमोदन शर्मा के अधीन मणिपुर के राजा के सहयोग से गायन और नृत्य का अध्ययन करना उन्होंने शुरू किया था, गुरु विपिन सिंह ने। अगला प्रश्न पूछा गया था, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना कब और किसने की? तो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना है वो शिवदयाल सेठ ने की थी। और कब की थी? तो इसका उत्तर होगा 1861 में की थी। तो और बात करें तो राधा स्वामी मत के संस्थापक परम पुरुष पूर्ण धनी हुजूर स्वामी श्री
दयाल सिंह सेठ थे। इनका जन्म 24 अगस्त 1818 को उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित पन्नी गली में हुआ था। और बात करें तो वे बचपन से ही शब्द योग के अभ्यास में लीन रहते थे। वर्षों के अनुभव के आधार पर 15 फरवरी 1861 को उन्होंने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब की थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1901 में। और बात करें तो साल 1901 में बांग्ला के मशहूर कवि और विचारक रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी नींव रखी थी शांति निकेतन की। उन्होंने सिर्फ 5 स्टूडेंट लेकर स्कूल खोला था, जो 1921 में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन गया था। तो आज इसका नाम भी बदल दिया गया है। आज शांति निकेतन का नाम विश्व भारती है, जहां लगभग 6000 छात्र पढ़ते हैं। शांति निकेतन का नया नाम है वो विश्व भारती है, ये भी पढ़ लीजिए आप। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, मौसमी बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें साल के कुछ विशिष्ट महीनों में बेरोजगारी का स्तर बढ़ने की उम्मीद होती है। उदाहरण के लिए वाटर पार्क का मनोरंजन पार्क में सर्दियों के मौसम में उच्च बेरोजगारी की स्थिति हो सकती है, क्योंकि सर्दियों में लोग इन्हें स्थानों पर कम ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अधिकतम कितनी सीटों से चुनाव लड़ा जा सकता है? तो अधिकतम 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। भारत के संविधान द्वारा आवंटित सदन की अधिकतम में सदस्य पता 552 है। शुरुआत में 1950 में यह 500 थी। वर्तमान में सदन में 543 सीटें हैं, जो अधिकतम 543 निर्वाचित सदस्यों के चुनाव से बनती है। अगला है, इंदौर घराने से संबंधित कौन है? तो इनका संबंध है आमिर खान से। इन्होंने इंदौर घराने की स्थापना की थी। ये भारत के 8 शास्त्रीय घरानों में से एक है। आगे बात करें तो इंदौर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुखर घराने में से एक है। इनकी स्थापना आमिर खान ने की थी। इंदौर घराने के से संबंधित व्यक्ति है वो अन्य व्यक्ति है वो पंडित अमरनाथ, शंकरलाल मिश्रा, कंचन बनर्जी, पूर्व मुखर्जी, ये प्रसिद्ध व्यक्ति है इंदौर घराने के। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, Mn किसका प्रतीक है? तो आप सभी जानते होंगे, अवध सारणी में Mn वो मैग्नीशियम का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुसूचित जाति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो संविधान के अनुच्छेद 366 और 366 24 और 366 25 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गठन के बारे में परिभाषा दी गई है। इनकी पहचान और निर्धारण कैसे किया जाता है? इस संविधान के अनुच्छेद 341 और 42 में वर्णित है। और बात करें तो अनुच्छेद 17, ये प्रश्न पूछा गया था पहले भी। अनुच्छेद 17 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 मुख्य रूप से अस्पृश्यता के कारण से संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कम 7 से 8 शिफ्ट में प्रश्न पूछ लिए गए हैं, तो ये आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा जरूर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान का अनुच्छेद 51A का संबंध किससे है? तो आप सभी जानते होंगे, मौलिक कर्तव्य का संबंध है वो संविधान के अनुच्छेद 51A में है। और बात करें तो यदि माता पिता का संरक्षण है, 6 वर्ष से 14 वर्ष की तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिए हैं और कहाँ से लिए गए हैं? कहाँ से नहीं है, तो नीति निर्देशक तत्व है वो भाग, इनका उल्लेख भाग 4 में है। 3 नहीं है, भाग 4 में है। 3 और 4 में है, 4 में है इसका उल्लेख। तो और बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 तथा 4 मिलकर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते हैं। इन तत्वों में संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व चित मिलता है। तो संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। 3 में तो मौलिक अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के सिक्कों पर वीणा बजाती हुई प्रतिमा पाई जाती है? किस राजा की? तो समुद्रगुप्त है, उनकी प्रतिमा है वो सिक्कों पर वीणा बजाती हुई प्रतिमा है। तो समुद्रगुप्त के काल के सोने के सिक्कों और शिलालेखों से पता चलता है कि वह एक कुशल कवि थे और संगीत भी बजाते थे।
उन्हें अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए भी देखा गया था। उन्हें संगीत कला के व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अहोम साम्राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो अहोम राज्य वो असम राज्य में फैला हुआ था। और बात करें तो अहोम साम्राज्य भारत के असम राज्य की ब्रह्मपुत्र घाटी के लगभग 600 वर्ष तक फलता फूलता रहा और पूर्वोत्तर में मुगल साम्राज्य के विस्तार को सफलतापूर्वक रोका। अहोम साम्राज्य की स्थापना 13वीं शताब्दी में दिखो और दिहिंग नदियों के बीच छोलुंग सुकफा द्वारा किया गया था और 19वीं शताब्दी के अंत तक यह चला था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जीटी रोड से, जीटी रोड का निर्माण कब और किसने किया? यानी जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड को 16वीं शताब्दी का शासक शेर शाह सूरी द्वारा बनाया गया था। और बात करें तो इसे सदाक ए आजम के नाम से भी जाना जाता है। सड़क भारत को मध्य एशिया से जोड़ती थी और अंतर्देशीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थी। इस सड़क को पहले उत्तरापथ बादशाही सड़क और सड़क ए आजम के नाम से भी जाना जाता था। यह सड़क यानी ग्रांड ट्रंक रोड कोलकाता से पेशावर यानी पाकिस्तान तक लंबी है। अगला क्वेश्चन है, सोनल मान सिंह किस शास्त्रीय नृत्य और किस राज्य से संबंधित है? तो सोनल मान सिंह का संबंध है वो एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक और गुरु भरतनाट्यम और उड़ीसी नृत्य शैली से है, जो अन्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से कुशल है। सोनल मान सिंह का जन्म मुंबई में हुआ था। 3 बच्चों में से 3 अरविंद और पूर्णिमा पाकवास गुजरात के एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और 2004 में पद्म विभूषण भी विजेता सोनल मान सिंह हैं। तो अगला था, भगवान राम ने वनवास कितने साल का था? भगवान राम का वनवास तो कितने साल का था? तो उनका वनवास था 14 साल का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रमा को पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने में कितने दिन का समय लगता है? तो 28 दिन का है। एग्जैक्ट है वो 27 दिन और 8 घंटे लगता है समय चंद्रमा को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गोल्डन यानी स्वर्ण का सिनोनियम क्या होगा? तो स्वर्ण का सिनोनियम होगा गोल्डन का ब्राइट, ब्रिलियंट, ग्लोरियस, रिच और शाइनिंग, यानी सबका मतलब होता है चमकीला। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चूना पत्थर कौन से चट्टान का उदाहरण है? तो ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, लोमस ऋषि किस गुफा में रहते थे? तो लोमस ऋषि वो बराबर की गुफा में रहते थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2017 में कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में पद्म भूषण किसे दिया गया था? तो कला संस्कृति क्षेत्र में 2017 में पद्म भूषण पुरस्कार से विश्व मोहन भट्ट को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दानिश सिद्दीकी का संबंध किससे है? दानिश सिद्दीकी है वो एक भारतीय पत्रकार थे। तो मीडिया कवरेज के लिए गए भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या अफगानिस्तान में कर दी गई थी। उनका हाल ही में मौत हो गई थी। तालिबान वाले मामले में उनकी वो मीडिया कवरेज के लिए गए थे। तो दानिश सिद्दीकी है वो एक मीडिया कवरेज भारतीय पत्रकार थे जिनकी मृत्यु अफगानिस्तान में हो गई थी। अगला क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा गया था, फ्रैंक का सिनोनियम क्या होगा? फ्रैंक का सिनोनियम होगा एंड हॉनेस्ट और कैंडिड। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इर्वेंट यानी अनादरपूर्ण का एंटोनियम क्या होगा? तो अनादरपूर्ण का होगा रिवरेंट, रेस्पेक्टफुल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ए पर्सन हु हेट्स ऑफ वुमन, एक व्यक्ति जो महिलाओं से नफरत करता है तो उसे कहते हैं मिसोगाइनिस्ट, यानी जो स्त्री जाति से द्वेष करने वाला व्यक्ति है वो मिसोगाइनिस्ट होता है। ए मैन हु हेट्स, ए पर्सन हु हेट्स ऑफ ए वुमन। तो दोस्तों ये था आज के हमारे सेगमेंट का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे SSC MTS के। थैंक यू दोस्तों।